हेलो स्टूडेंट्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स सेमेस्टर सेकेंड की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बिजनेस इकोनॉमिक्स का सिलेबस सेमेस्टर सेकेंड का आपकी किताब जो टी.आर. जैन ओ.पी. खन्ना की आपने परचेज की है, किताब के आगे आपका सिलेबस दिया हुआ है। सिलेबस में टोटल 10 चैप्टर्स हैं। ये जो 10 चैप्टर हैं ये सभी आपके सिलेबस के हैं। इन 10 चैप्टर में चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 यानी कि पहले 3 चैप्टर फर्स्ट यूनिट के हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 5, 4 और 5 सेकंड यूनिट में है। चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 थर्ड यूनिट के हैं और चैप्टर नंबर 9 और 10 फोर्थ यूनिट के हैं। तो ये आपका यूनिट वाइज सिलेबस है। ये यूनिट वाइज सिलेबस किताब के आगे भी दिया हुआ है और ये 10 चैप्टर हैं। सारे के सारे आपने सिलेबस के सभी आपके सिलेबस के ये आपने पढ़ने हैं। तो सिलेबस का पहला यूनिट का पहला चैप्टर है परफेक्ट। पहला चैप्टर है प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। आज हम अपने सिलेबस का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। हाँ जी, देखिए कि चैप्टर का नाम है प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। ये आपका हो गया यूनिट फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर का नाम है प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। ये आपके चैप्टर का नाम है, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत का निर्धारण। पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत का निर्धारण, ये चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो इसमें हमने पढ़ना है कि पूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है। व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन, व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है, क्या है पूर्ण प्रतियोगिता, क्या है। पूर्ण प्रतियोगिता क्या है, ठीक है। क्या होता है व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता क्या है। आपको खुद पता है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वो स्थिति होती है जिसमें किसी वस्तु को बेचने वाले बाजार में बहुत सारे विक्रेता होते हैं और उस वस्तु को खरीदने वाले बाजार में क्रेता भी बहुत से होते हैं। हर विक्रेता के द्वारा बेची जाने वाली वस्तु कैसे होती है, समरूप होती है, समान होती है, होमोजेनियस होती है। परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन में वस्तु की कीमत का निर्धारण कौन करता है, उद्योग करता है, इंडस्ट्री करता है। जो इंडस्ट्री ने वस्तु की कीमत निर्धारित कर दी, उस कीमत पर हर फर्म को अपना माल बेचना होता है। तो ये परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन होती है और हर विक्रेता के द्वारा बेची जाने वाली वस्तु कैसी होती है, समरूप होती है, होमोजेनियस होती है। ये परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन है। ठीक है, अब हमने पढ़ना है दूसरा, हमने इसमें पढ़ना है पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं। दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं, यानी कि फीचर्स ऑफ
परफेक्ट कंपटीशन। पूर्ण प्रतियोगिता की क्या विशेषताएं, इसमें क्या विशेषताएं पाई जाती हैं? यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं, ये हमने इसमें पढ़नी है। पूर्ण प्रतियोगिता की क्या विशेषताएं हैं? विशेषताओं में सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है क्रेता और विक्रेताओं की अधिक संख्या परंतु छोटा आकार। यानी कि क्रेता और विक्रेता की अधिक संख्या एवं छोटा आकार। इसका मतलब क्या है कि परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन में वस्तु को बेचने वाले विक्रेता भी बहुत से होते हैं, माल को खरीदने वाले क्रेता भी बहुत से होते हैं, लेकिन उनका आकार छोटा होता है, उनका साइज छोटा होता है। छोटा आकार का मतलब ये है कि विक्रेता जो मार्केट में माल बेचने के लिए लाते हैं, उनके द्वारा बेचे जाने वाले माल की क्वांटिटी, जितना माल मार्केट में बेचने के लिए आया है, उस संपूर्ण क्वांटिटी की तुलना में हर विक्रेता के द्वारा मार्केट में बेचे जाने वाले माल की क्वांटिटी कंपैरेटिवली बहुत कम होती है। इसलिए कहा जाता है कि उनका आकार छोटा है। कहने का मतलब है कि हर विक्रेता मार्केट में जो माल बेचने के लिए लाएगा, उसका माल, संपूर्ण माल जो मार्केट में बिकने के लिए आया है, उसके कंपैरिजन में उसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है। इसलिए कहा जाता है कि उनका आकार छोटा है। इसी तरह से क्रेता जो माल मार्केट में खरीदता है, जितना क्वांटिटी मार्केट में बिकती है, उसके कंपैरिजन में एक क्रेता के द्वारा खरीदे जाने वाले माल की क्वांटिटी कंपैरेटिवली बहुत कम होती है। इसलिए वो वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। इसलिए उनका आकार क्या कहा जाता है? उनका आकार छोटा है, ये कहा जाता है। नेक्स्ट फीचर इसमें जो है वो क्या है? समरूप वस्तुएं। नेक्स्ट फीचर है समरूप वस्तुएं। समरूप वस्तुएं, इसका क्या मतलब है? समरूप वस्तुएं यानी कि होमोजीनियस प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि जो माल मार्केट में बिकने के लिए आता है, चाहे कोई भी विक्रेता मार्केट में माल बेचे, उसकी क्वालिटी सेम होती है। क्वालिटी में किसी भी विक्रेता के द्वारा बेचे जाने वाले माल की क्वालिटी दूसरे विक्रेता के द्वारा बेचे जाने वाले माल की क्वालिटी से अलग नहीं होती है। सभी का माल यानी कि एक जैसा होता है। नेक्स्ट इसमें फीचर आता है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है परफेक्ट नॉलेज, पूर्ण ज्ञान। ये हो गया आपका पूर्ण ज्ञान, यानी कि परफेक्ट नॉलेज। परफेक्ट नॉलेज का क्या मतलब है? परफेक्ट नॉलेज का मतलब ये है कि हर विक्रेता को ये पता है कि कौन सा विक्रेता मार्केट में किस कीमत के ऊपर माल बेच रहा है, और हर क्रेता को भी ये पता है कि मार्केट में कौन सा क्रेता किस कीमत के ऊपर माल खरीद रहा है। यानी कि क्रेता और विक्रेता को मार्केट के बारे में पूरी जानकारी होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश एवं छोड़ना। नेक्स्ट हमारा आता है फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश, फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश एवं छोड़ना। स्वतंत्र प्रवेश एवं छोड़ना यानी कि फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। यानी कि फर्म मार्केट में जब भी आना चाहे मार्केट में आ सकती हैं, और जब मार्केट को छोड़कर जाना चाहे जा सकती है। फर्मों के आने जाने पर किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है पूर्ण गतिशीलता। पूर्ण गतिशीलता का मतलब क्या है? इसका मतलब है परफेक्ट मोबिलिटी। पूर्ण गतिशीलता, परफेक्ट मोबिलिटी
परफेक्ट मोबिलिटी का मतलब है जो उत्पादन के साधन है, उत्पादन के साधन जहां भी जाना चाहे जा सकते हैं, जहां उनको कीमत ज्यादा मिलती है वो वहां जा सकते हैं, एक मार्केट को छोड़कर दूसरे मार्केट में जा सकते हैं अगर उनको कीमत ज्यादा मिलती है। इसको कहते हैं परफेक्ट मोबिलिटी या पूर्ण गतिशीलता। नेक्स्ट फीचर आता है यातायात लागतों का अभाव। यातायात लागतों का अभाव, यातायात लागतों का अभाव यानी कि लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। इसका मतलब ये है कि परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन में कोई भी विक्रेता ट्रांसपोर्ट का के ऊपर खर्चा नहीं करता है। एक मार्केट से दूसरे मार्केट में जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का खर्चा नहीं करता है। क्यों खर्चा नहीं करता है? क्योंकि उसको दूसरी मार्केट में वही कीमत मिलनी है वस्तु की जो उसको पहली मार्केट में मिल रही है। इसलिए कोई भी विक्रेता एक मार्केट को छोड़कर दूसरी मार्केट में नहीं जाएगा, अपना सामान बेचने के लिए नहीं लेके जाएगा, क्योंकि दूसरी मार्केट में भी उसको वही कीमत मिलनी है, इसलिए उसको कोई फायदा नहीं, इसलिए वो मार्केट नहीं छोड़ता। तो इसलिए परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन में ट्रांसपोर्ट का खर्चा नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा आता है समान, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है समान कीमत। समान कीमत यानी कि सेम प्राइस। सेम प्राइस का मतलब है हर विक्रेता के द्वारा बेची जाने वाली वस्तु की कीमत सेम होती है। क्यों सेम होती है? क्योंकि क्वालिटी में कोई अंतर नहीं होता और जो कीमत उद्योग ने निश्चित कर दी उसी कीमत के ऊपर हर विक्रेता अपना माल बेचता है। इसी तरह से नेक्स्ट फीचर इसमें आता है कि विक्रय लागत का अभाव यानी कि लैक ऑफ सेलिंग कॉस्ट। विक्रय लागत का अभाव, लैक ऑफ सेलिंग कॉस्ट यानी कि कोई भी विक्रेता, इसका मतलब है कि कोई भी विक्रेता विज्ञापन के ऊपर खर्चा परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन में नहीं करता है, क्योंकि उसको वस्तु की कीमत सेम मिलनी है, इसलिए विज्ञापन के ऊपर कोई भी खर्चा नहीं करता है, कीमत तो बराबर मिलनी है। तो ये परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स हैं। इसके साथ फीचर्स या उसकी विशेषताएं कंप्लीट हो गई। अब उसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग करने जा रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग करने जा रहे हैं हाँ जी, नेक्स्ट हेडिंग हमारा क्या है? नेक्स्ट हेडिंग इसमें हम कर रहे हैं पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत का निर्धारण। ये हो गया आपका पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत का निर्धारण। यानी कि प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। अंडर परफेक्ट कंपटीशन पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत का निर्धारण कैसे किया जाता है? किस तरह से कीमत का निर्धारण होता है?
परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन में कीमत का निर्धारण डिमांड और सप्लाई के माध्यम से होता है। ठीक है, डिमांड और सप्लाई के माध्यम से कीमत का निर्धारण कैसे होता है, इसको हम एक टेबल से समझें। ये आपकी टेबल है प्राइस डिटर्मिनेशन की, ये हो गया प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइस डिटर्मिनेशन पहला प्राइस का हमने कॉलम बना लिया, कीमत का कॉलम बना लिया। पहला कॉलम हमने प्राइस का बनाया, दूसरा हमने डिमांड का बनाया, वस्तु की कितनी डिमांड है। तीसरा कॉलम हमने बना लिया सप्लाई का, वस्तु की कितनी मार्केट में सप्लाई हो रही है, किस कीमत के ऊपर कितनी सप्लाई हो रही है। मान लो वस्तु की कीमत है, मान लेते हैं हम वस्तु की कीमत 5 रुपए, 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1। वस्तु की कीमत 5 है, यानी कि सबसे ज्यादा है। जब वस्तु की कीमत 5 है तो डिमांड सबसे कम है, प्राइस ज्यादा होगी तो डिमांड कम होगी 10। जैसे जैसे प्राइस कम होता जाता है डिमांड बढ़ती जा रही है। सप्लाई, ठीक है, सप्लाई जब प्राइस ज्यादा होती है तो सप्लाई ज्यादा होती है। 5 कीमत है तो सप्लाई होगी 50, 4 के ऊपर कितनी हो गई, 4 के ऊपर हो गई 40, 4 के ऊपर हो गई 40, फिर 3 के ऊपर हो गई 30, फिर उसके बाद हो गई 20, ये 10। यानी कि जैसे जैसे कीमत कीमत ज्यादा के ऊपर सप्लाई ज्यादा है। 5 कीमत सबसे ज्यादा है, सप्लाई 5 50 है। 4 उससे कम हो गई, कीमत कम होगी, सप्लाई कम हो गई। कीमत 3 कम होगी, सप्लाई और कम हो गई। 2 है तो और कम हो गई, 1 है तो और कम हो गई। ठीक है, तो ये आपका प्राइस डिटर्मिनेशन हो गया। कहाँ होगी प्राइस डिटर्मिनेशन, कीमत का निर्धारण कहाँ होगा, जहाँ डिमांड और सप्लाई बराबर होगी। 30 के ऊपर डिमांड सप्लाई बराबर है। वस्तु की कीमत कितनी है, 3 रुपए। वस्तु की कीमत 3 रुपए। ठीक है, तो इसको हमने डायग्राम से रिप्रेजेंट कर देना। ये देखो हम यहाँ डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। एक्स एक्सिस पर हम ले रहे हैं क्वांटिटी और वाई एक्सिस पर हम ले रहे हैं प्राइस। कीमत कैसे डिटरमिन होगी, कीमत किस तरह से डिटरमिन होगी। मान लो ये डिमांड हो गई और ये हो गई सप्लाई, इसको हम डिमांड कहेंगे, इसको हम कहेंगे सप्लाई। ठीक है, जहां डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर होगी वहां कीमत का निर्धारण हो जाएगा। ठीक है, तो वहां कीमत का निर्धारण, मान लो ये कीमत 3 रुपए है और यहाँ डिमांड कितनी आ गई, 30 आ गई। ठीक है, डिमांड सप्लाई 30 के ऊपर बराबर है, तो कीमत कितनी निश्चित हो गई, 3 रुपए निश्चित होगी। तो पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में कीमत का निर्धारण कौन करता है, उद्योग करता है। उद्योग कैसे कीमत का निर्धारण करता है, डिमांड और सप्लाई के माध्यम से कीमत का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद हमें जो नेक्स्ट हेडिंग पढ़ना है, वो नेक्स्ट हेडिंग क्या है। नेक्स्ट हेडिंग हम पढ़ेंगे कि जो कीमत उद्योग ने निर्धारित कर दी है। हाँ जी, नेक्स्ट हेडिंग में क्या पढ़ेंगे, जो कीमत उद्योग ने निश्चित कर दी है उसी कीमत पर फर्म को अपना माल बेचना होता है। इसको हम डायग्राम से समझ रहे हैं, क्योंकि कीमत उद्योग निश्चित करता है। आपको मैंने बताया ये एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी है, वाई एक्सिस पर हमारा है प्राइस। कीमत तो उद्योग ने डिमांड सप्लाई से निश्चित कर दी, ये डिमांड है, ये सप्लाई है। ठीक है, डिमांड सप्लाई जहां बराबर है, कीमत उद्योग ने निश्चित कर दी, मान लो 3 रुपए है, क्वांटिटी नीचे हमारी आ गई 30। ठीक है, तो जो कीमत उद्योग ने निश्चित कर दी, ये डायग्राम जो बना ये इंडस्ट्री का डायग्राम है। उद्योग ने कीमत कितनी निश्चित कर दी, 3 रुपए कीमत निश्चित कर दी। इसी कीमत के ऊपर फर्म को मार्केट में अपना माल बेचना होगा। ये एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी होगी, वाई एक्सिस पर आपका हो गया प्राइस। ये डायग्राम इंडस्ट्री का, ये डायग्राम हो गया फर्म का। तो ये जो 3 रुपए कीमत निश्चित हुई है, ये लाइन आपने सीधी डाल देनी। इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। और ये प्राइस हमारा कितना निश्चित हुआ है, प्राइस 3 रुपए निश्चित हुआ। ठीक है,
तो ये कीमत किसने निश्चित की है? उद्योग ने कीमत निश्चित की है। इसी कीमत के ऊपर फर्म को अपना माल 3 रुपए पर फर्म को अपना माल बेचना होगा। तो ये जो एवरेज रेवेन्यू है, एवरेज रेवेन्यू को हम प्राइस भी कहते हैं, औसत आय को हम प्राइस भी कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमने जो नेक्स्ट हेडिंग पढ़ना है, नेक्स्ट हेडिंग हमने ये पढ़ना है कि अगर मान लो वस्तु की कीमत में परिवर्तन आ जाता है, अगर वस्तु की मांग में परिवर्तन आ जाता है तो उसका कीमत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? वस्तु की कीमत में आने वाले परिवर्तन का, हम पढ़ रहे हैं वस्तु की कीमत में आने वाले परिवर्तन का मांग के ऊपर प्रभाव। हेडिंग हमारा क्या है? कीमत, नेक्स्ट हमारा हेडिंग है मांग में होने वाले परिवर्तन का कीमत के ऊपर प्रभाव। इफेक्ट ऑफ, या हिंदी में पहले लिखे, मांग में होने वाले परिवर्तन का, मांग में होने वाले परिवर्तन का कीमत पर प्रभाव, यानी कि इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड, इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड ऑन प्राइस, इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड, इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड ऑन प्राइस। वस्तु की मांग में होने वाले परिवर्तन का कीमत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हम डायग्राम से समझेंगे। इसको डायग्राम से समझेंगे। ये मान लो एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी है, ये हमारा हो गया प्राइस। ठीक है, ये हमारा शुरू में डिमांड है और ये हमारी है सप्लाई। डिमांड सप्लाई यहाँ बराबर हो गई, इतनी क्वांटिटी हो गई और ये हो गई हमारी प्राइस। मान लो वस्तु की मांग में परिवर्तन आ जाता है, यानी कि मांग बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई। जब डिमांड बढ़ेगी तो ये डिमांड लाइन हमारी क्या होगी? ऊपर की तरफ। जब डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड लाइन, डिमांड बढ़ेगी तो ये जो डिमांड लाइन है ये क्या होगी? ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगी। मान लो वस्तु की डिमांड बढ़ गई, डिमांड लाइन हमारी ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगी। डिमांड बढ़कर D1 हो गई। ठीक है, थोड़ी सी टेढ़ी है, इसको सीधा कर दे। डिमांड बढ़ गई, डिमांड लाइन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, डिमांड बढ़ी है लेकिन सप्लाई तो बढ़ी नहीं। ठीक है, डिमांड कितनी बढ़ गई? पहले OQ क्वांटिटी डिमांड की जा रही थी, अब डिमांड बढ़कर OQ से कितनी हो गई? डिमांड OQ से बढ़कर OQ1 हो गई। डिमांड बढ़ गई लेकिन सप्लाई तो बढ़ी नहीं, तो क्या होगा? वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी, कीमत बढ़कर OP से OP1 हो जाएगी। अगर मान लो डिमांड कम होगी, शुरू में डिमांड DD है, अगर मान लो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो ये नीचे की तरफ डाल दो। ठीक है, फिर ये लाइन थोड़ी टेढ़ी आ जाती है। अगर हम पेंसिल से करें तो हमारी सीधी रहती है, इसमें थोड़ा पेन स्किप कर जाता है। ठीक है, अगर डिमांड हमारी कम हो गई, डी, ये डिमांड पहले D से D1 हो गई थी, डिमांड कम हो गई, D2 डिमांड हो गई। डिमांड कम हो गई कितनी? पहले OQ शुरू में डिमांड थी, अब कम होकर ये डिमांड और सप्लाई को कहाँ कट कर रहा है? यहाँ। ठीक है, पहले ये E पॉइंट इक्विलिब्रियम का था, फिर ये E1 हो गया, ये हो गया हमारा E2। डिमांड मान लो कम हो गई। ठीक है, अब OQ2 हो गई। जब डिमांड कम हो गई लेकिन सप्लाई तो कम हुई नहीं, तो वस्तु की कीमत क्या हो जाएगी? और कम हो जाएगी। तो हम पढ़ क्या रहे? इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड ऑन प्राइस, यानी कि वस्तु की मांग में परिवर्तन आने का कीमत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है।
अगर कहने का मतलब है मांग बढ़ गई, डी से D1 हो गई, ठीक है, नीचे क्वांटिटी देखें तो OQ से OQ1 हो गई, लेकिन सप्लाई तो बढ़ी नहीं तो कीमत बढ़ गई। अगर डिमांड कम होगी तो कीमत कम हो जाएगी। ठीक है, ये हमने पढ़ा मांग में होने वाले परिवर्तन का कीमत के ऊपर प्रभाव। ठीक है, इसी तरह से हम पढ़ेंगे पूर्ति में होने वाले परिवर्तन का कीमत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट हेडिंग हम पढ़ेंगे पूर्ति में होने वाले परिवर्तन का कीमत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। इसको हम डायग्राम से समझेंगे। तो यहाँ डिमांड की जगह हमने क्या लिख दिया, पूर्ति। पूर्ति में होने वाले, यहाँ लिख दिया हमने पूर्ति। पूर्ति में होने वाले परिवर्तन का कीमत पर प्रभाव, इफेक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई, इफेक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई ऑन डिमांड। पूर्ति में होने वाले परिवर्तन का कीमत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस पर हो गया क्वांटिटी और ये वाई एक्सिस पर हमारा हो गया प्राइस। ठीक है, ये हमारी है डिमांड लाइन और ये हमारी है सप्लाई लाइन। ये सप्लाई हो गई, ये हमारी हो गई डिमांड। डिमांड और सप्लाई दोनों कहाँ बराबर है, यहाँ बराबर है। ये हो गया इक्विलिब्रियम का पॉइंट। ठीक है, ये हमारी हो गई क्वांटिटी, प्राइस होगी ओपी। पूर्ति में परिवर्तन यानी कि सप्लाई में चेंज आता है। मान लो सप्लाई बढ़ गई, सप्लाई लाइन ये हमारी है, अगर सप्लाई बढ़ेगी तो नीचे की तरफ आएगी। डिमांड और सप्लाई में क्योंकि रिवर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक है, अगर सप्लाई बढ़ती है तो नीचे की तरफ बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है तो ऊपर की तरफ बढ़ती है। सप्लाई बढ़ती है तो नीचे की तरफ बढ़ती है, क्योंकि डिमांड और सप्लाई में रिवर्स रिलेशनशिप होता है। मान लो सप्लाई बढ़ गई, सप्लाई बढ़कर S1 सप्लाई हो गई, लेकिन डिमांड में तो कोई चेंज नहीं आया। सप्लाई पहले OQ थी, बढ़कर सप्लाई OQ से OQ1 हो गई। सप्लाई बढ़ गई लेकिन डिमांड में तो कोई चेंज आया ही नहीं, तो सप्लाई बढ़ गई। अगर सप्लाई बढ़ जाएगी तो वस्तु की कीमत पहले से कम हो जाएगी। पहले OP थी, अब कम होकर OP1 हो जाएगी। ठीक है, अगर मान लो सप्लाई कम हो जाती है, अगर सप्लाई कम होगी तो सप्लाई लाइन क्या होगी, सप्लाई लाइन हमारी, सप्लाई कम होगी तो सप्लाई लाइन हमारी क्या जाएगी, ऊपर की तरफ चली जाएगी। सप्लाई अगर कम होगी तो ये देखो हमने सप्लाई लाइन ऊपर की तरफ कर दी। ठीक है, तो ये सप्लाई आपकी S1 होगी ना, सॉरी S2 सप्लाई हो गई। सप्लाई कम हो गई, ऊपर की तरफ जा रही है, इसका मतलब सप्लाई कम हो गई। ठीक है, सप्लाई कैसे कम हो गई, शुरू में सप्लाई OQ थी, अब सप्लाई देखो, ये डिमांड है, ये सप्लाई है। डिमांड सप्लाई को कहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है, तो सप्लाई कम हो गई। सप्लाई कम होकर कितनी हो गई, ये हो गई आपकी OQ2। ठीक है, सप्लाई कम हो गई लेकिन डिमांड तो कम हुई नहीं। जब सप्लाई कम हो जाए, ये सप्लाई OQ से OQ2 हो गई, सप्लाई कम हो गई, पहले सप्लाई बढ़ रही थी। ठीक है, जब सप्लाई कम हो जाएगी और डिमांड कम नहीं होगी तो वस्तु की कीमत क्या होगी, वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी। ठीक है, वस्तु की कीमत क्या हो जाएगी, वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी। कीमत बढ़कर क्या कितनी हो गई, वस्तु की कीमत बढ़ के वस्तु की कीमत कितनी हो जाएगी, वस्तु की कीमत वस्तु की कीमत OP से बढ़कर क्या हो जाएगी, OP2 हो जाएगी। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि वस्तु की मांग और पूर्ति में होने वाले परिवर्तन का कीमत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपने आज इतना ही पढ़ना है, इसको याद करना है। आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।